Welcome to Physics About. This is 8th lecture on force and Newton's laws of motion. और इस लेक्चर में भी डील करेंगे मेनली प्रॉब्लम्स एंड न्यूमेरिकल्स. लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर. ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक ब्लॉक या वेज है जिसका मास कैपिटल एम है. उसके ऊपर दो छोटे छोटे मास एक स्ट्रिंग से होकर अटैच्ड हैं कुछ इस तरह से. और ये भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये जो बड़ा वाला ब्लॉक है और छोटे वाले ब्लॉक के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ऑलरेडी गिवन है. तो आपको ये बताना है कि वो मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स कितना दिए हुए सिस्टम पर लगाया जाए. वो मिनिमम या मैक्सिमम फोर्स सिस्टम पर, इस दिए हुए सिस्टम पर कितना होगा जिसके कारण ये ब्लॉक, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक ए है और ये बी है और ये सी ब्लॉक है. तो बोल रहा है कि बताइए कि इस पूरे दिए हुए सिस्टम पर कितना फोर्स लगाया जाए ताकि ये जो ब्लॉक ऑफ मास एम है इस पर फोकस करना है आपको, वो स्टैटिक रहे, रेस्ट में रहे, यहाँ से नीचे की तरफ ना जाए. तो आपको क्या करना है, फाइंड एफ मैक्स मिनिमम और एफ मैक्सिमम. ठीक है, कितना है, सो दैट ब्लॉक ए remains at rest. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लगाते हैं तो उस केस में क्या होगा, अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये ज़रा सा भी नीचे की तरफ आ जाए तो ये भी स्लाइड करके इधर मूव करना शुरू कर जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई फोर्स अप्लाइड ना हो तो ये इधर की तरफ मूव कर जाएगा इस दिए हुए फिगर में, राइट की तरफ, और ये डाउनवर्ड्स चला जाएगा. लेकिन हम चाहते हैं कि ये रेस्ट में ही बना रहे, सो दैट एक मिनिमम फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, इस पूरे दिए हुए सिस्टम के ऊपर. सिस्टम में कौन कौन मास है, ये बिगर ब्लॉक का मास है, स्मॉलर ब्लॉक एंड ये वाला स्मॉलर ब्लॉक, इस दोनों का मास सिमिलर है. और बिगर ब्लॉक और स्मॉलर ब्लॉक के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है और वहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है. अच्छा, यहाँ पर मैंने सरफेस नहीं दिखाया है, ये एक सरफेस पे रखा हुआ है और ये एक स्मूथ सरफेस है. जब आप ये फोर्स पूरे सिस्टम के ऊपर अप्लाई कर देंगे तो आप जानते हैं कि पूरे सिस्टम का मास कितना है, m प्लस m प्लस दिस m इनटू जो भी फोर्स आपने अप्लाई किया है उसके कारण इस पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन आ जाएगा. ये वाला अभी भूल जाइए, ठीक है, इसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं. तो इसमें एक एक्सेलरेशन आ जाएगा. देयरफॉर ये आपका कितना हो गया, F इज इक्वल टू 2m प्लस m इंटू a. अब इसी को ध्यान में रखना है और सिचुएशन के हिसाब से आपको एक्सेलरेशन निकालना है. एक्सेलरेशन के लिए ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि अगर फोर्स अप्लाइड नहीं होता तो ये स्लाइड करके नीचे जाता और ये इधर चला जाता, लेकिन फोर्स अप्लाई होने के कारण वो मिनिमम फोर्स अप्लाई कर दिए हैं जिसके कारण इसको रेस्ट में रहना चाहिए. अब आइए सारे फ्री बॉडी डायग्राम को आप देख लीजिए. मेन फोकस आपका इस पे होना चाहिए. ठीक है, उसका देखिए फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ब्लॉक ए. ठीक है,
क्या है, ये मास m है। आप देखिए टेंशन अवे फ्रॉम द बॉडी T एक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन इधर, अगर मूवमेंट इस तरफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा। ठीक है, जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसके कारण एक नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और नीचे उसका वेट। अब जब ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ है तो क्या आप इक्वेशन पॉजिटिव डायरेक्शन इधर मान के आप लिख सकते हैं T माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब देखिए F क्या है, फ्रिक्शन जो इस बड़े वाले ब्लॉक और छोटे वाले ब्लॉक के सरफेस के बीच में लग रहा है, जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है। क्या आप वहाँ पर लिख सकते हैं F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। यहाँ देखिए n अपवर्ड और mg डाउनवर्ड, तो क्या n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अगर n माइनस mg इक्विलिब्रियम केस में लिखते तो ये हो जाता, देयरफॉर n इज इक्वल टू mg। देयरफॉर ये कितना आ गया, म्यू इंटू mg, कितना हो गया ये, म्यू mg। ठीक है, अब उस हिसाब से आप यहाँ t माइनस कितना हो गया, म्यू mg रख लीजिए, कितने के बराबर हो गया, ma के बराबर। देयरफॉर t इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ से t इज इक्वल टू, अगर कॉमन ले लीजिएगा m तो कितना हो जाएगा, या ऐसे ही लिख लीजिए, बाद में खुद ब खुद अलग करके उसे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब आइए इस ब्लॉक के ऊपर काम करना है आपको, क्लियर है। तो जब ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, आपका मेन फोकस यहाँ है कि ये स्लाइड करके इधर ना चला जाए। ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, इसका मतलब ये भी सिस्टम के साथ इधर ही मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन a। इन दैट केस दिस इज t एंड दिस इज mg, और एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इसके कारण, और अगर ये स्लाइड करता तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगता। आइए फ्री बॉडी डायग्राम देख लें ब्लॉक बी का, FBD ऑफ ब्लॉक बी। ठीक है, m ये नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं, अलग है तो n डैश, और पूरे सिस्टम के साथ वो मूव कर रहा है, देयरफॉर दिस इज a। अब इसमें देखिए एक टेंशन ये और दूसरा mg, क्लियर है। अब देखिए ये इधर ही मूव कर रहा है और पूरे सिस्टम के साथ मूव करते हुए दिखा रहे हैं, देयरफॉर n डैश इज इक्वल टू ma। यहीं पर आप अक्सर परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो हम स्लाइड करते हुए नीचे दिखा रहे हैं। नहीं, अगर वैसा होता तो ये स्लाइड अगर करता तो ये इधर चला जाता। ठीक है, जाहिर सी बात है। लेकिन जब आपने ये फोर्स अप्लाई कर दिया तब ये सिस्टम के साथ मूव करना शुरू कर गया है। देयरफॉर n डैश इज इक्वल टू ma, और फ्रिक्शन मैं भूल गया हूँ, चूँकि अगर ये नीचे स्लाइड करता तो फ्रिक्शन किधर लगता, ऊपर की तरफ लगता। ठीक है, मान लेते हैं ये फ्रिक्शन अलग है। F1, हालांकि आप F लिख सकते थे चूँकि सेम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और सेम सरफेस है एक ब्लॉक का, लेकिन हमने अलग कर दिया है जानबूझ के ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इक्विलिब्रियम के केस में ये दोनों एक तरफ है, T प्लस F1 इज इक्वल टू mg, और आप जानते हैं कि F1 कितने के बराबर होता है, म्यू इंटू n डैश इस केस में। ठीक है, दैट इज mg। n डैश कितना है, T प्लस कितना आ जाएगा, म्यू ma इज इक्वल टू mg। ये रहा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 पहले ऑलरेडी आपने निकाल लिया, इक्वेशन 2 आपका आ गया। अब इस दोनों को डील कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन के डिमांड को समझिए। यहाँ सिर्फ आपको फोकस यहाँ पर था, छोटा वाला ब्लॉक जो ऊपर में रखा हुआ है। आइए दोनों इक्वेशन को डील कर लेते हैं। इक्वेशन 1, T इज इक्वल टू म्यू mg प्लस ma। इक्वेशन 2, T इज इक्वल टू, मैं पूरा इस साइड ले जा रहा हूँ। ठीक है,
माइनस म्यू एम ए, इधर था तो इधर गया तो माइनस आ गया म्यू एम ए, और ये ऑलरेडी एम जी है। अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सब्ट्रैक्ट, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया। 0 इज इक्वल टू, आप देख लीजिए ये दोनों म्यू एम जी प्लस एम ए, ऊपर वाली लाइन को लिख लीजिए पहले, प्लस म्यू एम ए माइनस एम जी। ठीक है, एम जी वाले केस को एक साथ ले लीजिए, कितना हो गया एम जी म्यू माइनस 1, और एम ए वाले केस को एक साथ ले लीजिए, एम ए कितना हो गया 1 प्लस म्यू। अगर यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें एक जैसा दिखाने के लिए तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस म्यू, और यहाँ पर ऑलरेडी है ये। ठीक है, अब इसको इक्वल के साइन के इस साइड ले लें, अरेंज कर लें, तो मैं पहले इसी को लिख ले रहा हूँ, एम ए 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू एम जी, इक्वल के उस साइड ट्रांसफ़र करके आप लेकर गए हैं 1 माइनस म्यू। ठीक है, अब ए आपका ये जो m है वो कैंसिल आउट, पहले भी कर सकते थे बट यहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो a कितना हो गया 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। देखिए ये ऐड होता है जब डिनोमिनेटर में कोई दो चीज़, तो वैल्यू बढ़ जाता है तो एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इस डिनोमिनेटर के। देयरफॉर अगर ये इंक्रीज कर जाएगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर के एडिशन के कारण एक्सेलरेशन डिक्रीज कर गया, देयरफॉर ये क्या हो गया ए मिनिमम आ गया आपका। ठीक है, तो पहला केस आपने निकाल लिया, कौन सा एफ मिनिमम का केस। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेलरेशन मिनिमम मालूम हो गया और ऑलरेडी आपने दिखाया था कि f कितना है 2m प्लस m इंटू ए, जो यहाँ पर वाइट मैंने कर दिया था। इज दैट ओके? देयरफॉर अगर ये मिनिमम वैल्यू वहाँ पे आप डाल देते हैं तो f मिनिमम कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2m प्लस m, और a का वैल्यू 1 माइनस म्यू कितना इंटू 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। यही आपका आंसर है। अब आइए मैक्सिमम फोर्स का केस। तो मानकर चलिए कि अगर मैक्सिमम फोर्स इतना तेज़ लगाया जाए कि ये पूरा सिस्टम बहुत तेज़ी से भागने लगे, और इतना तेज़ी से भागने लगे कि ये ब्लॉक इधर मूव कर जाए। ठीक है, अगर पहले से भी ये रेस्ट में है किसी कारण से और अचानक से आप झटका दे देंगे तो इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये ब्लॉक आगे मूव कर जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो आप मान लें कि इतना तेज़ फोर्स लगाया गया है कि ये पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, उसके कारण ये इधर मूव कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, इधर मूव करेगा तो सारी चीज़ तो एज इट इज़ रह जाएगी, इसको भी सिस्टम ही जैसे पहले मान लिए थे उसी तरह एक्सेलरेशन इधर रह जाएगा। लेकिन जब ये इधर जाएगा तो फ्रिक्शन किधर एक्ट करने लगेगा, जस्ट अपोजिट, जो अभी माना था उसके अपोजिट। ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट सारे जो फोर्सेस हैं वो वैसे ही काम करेंगे, आप एक बार चेक आउट कर लीजिएगा। तो जब ये केस आप मान लेंगे कि बहुत तेज फोर्स लगा रहे हैं तो ब्लॉक क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ मूव करने लगेगा ये, और ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है राइट की तरफ और ब्लॉक किधर लेफ्ट की तरफ। सेम पाथ को, सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब आप निकालेंगे, मैं छोड़ दे रहा हूँ टाइम की कमी के कारण, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम जस्ट इसका जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप प्लीज़ इसे कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएंगे कि क्या ये रिज़ल्ट वही आया है। देयरफॉर एफ मैक्सिमम कितना आ जाएगा आपका, दैट इज़ 2m प्लस m इंटू ए, और a कितना है 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू। और f मिनिमम कितना आया था, f मिनिमम आया था आपका 2m प्लस m इंटू
1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए जिस प्रोसेस को आपने मिनिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉलो किया था उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, बट इतना ध्यान रखना है कि ये ब्लॉक इस बार इधर मूव कर जाएगा लेफ्ट की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। ठीक है, और जब ये इधर मूव करेगा तो ये अप जाएगा, तो इसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, डाउन साइड लगेगा। प्लीज़ कैलकुलेट ज़रूर कीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ये एक वेज है M2 मास का और एक रिजिड सपोर्ट से एक कोई रॉड इस पर कुछ इस तरह से टिका कर रखा गया है। रिजिड सपोर्ट से टिकाने का मतलब है कि ये दाएं बाएं नहीं जा सकता है। एग्जैक्टली क्या होगा, ये इसका जो मूवमेंट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा। इसका मास M1 है और जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है वो बिल्कुल स्मूथ है और ये जो मास है वो भी कोई फ्रिक्शन उसको ऑफर नहीं हो रहा है। क्वेश्चन का डिमांड ये है कि जब इसको रिलीज कर दिया जाए पूरे सिस्टम को, ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए फॉर द टाइम बीइंग कि ये इधर मूव कर रहा है, तो आपको पता क्या करना है, सिस्टम को रिलीज करने के बाद फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड M1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज M2। इज दैट क्लियर? तो मैं मान लेता हूं आप चाहते तो इसे राइट की तरफ भी दिखा सकते थे मूवमेंट को, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं लेफ्ट की तरफ दिखाऊं। अब ये कांस्टेंट मोशन का केस है। सबसे पहले आपको इस रॉड और वेज के बीच में जो रिलेशन है मूवमेंट के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ढूंढ कर निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर लेफ्ट की तरफ ये मूव करेगा तो मान लेता हूँ मैं कि इतना मूव कर जाता है। ये डैश लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कुछ इतना मूव कर गया। ठीक है, तो जब ये इतना मूव कर गया, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस x मूव कर गया, तो जाहिर सी बात है ये भी कुछ ऐसे इसकी सरफेस पे यहाँ तक चला आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए, टच करेगा। इसका मतलब है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, सो ये इस नॉर्मल, जो इसका नॉर्मल पोजीशन था, उससे y डिस्टेंस नीचे की तरफ चला गया। तो वेज लेफ्ट की तरफ जा रहा है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रहा है। अगर उसको रिलेट करके देखेंगे तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक रिलेशन और ये उसका जो लेफ्ट की तरफ मूवमेंट है, दोनों के बीच में एंगल कितना, थीटा। अगर tan थीटा से रिलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y/x हो जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना, x tan थीटा। मान लेते हैं कि रॉड का ये वर्टिकल एक्सेलरेशन a1 है जब ये हॉरिजेंटल लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन a2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लें, a1 कितना होगा और ये a2 कितना होगा, ये लिख देते हैं, मान लिया हमने। ठीक है, अगर इसको डबल डिफरेंशिएट कर लें टाइम के साथ, क्लियर है, तो देख लीजिए लेफ्ट की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट है आपने उसको, उस एक्सेलरेशन को a2 माना है, जो मूवमेंट है उसके हिसाब से। देयरफॉर ये a2 tan थीटा, और वर्टिकल को क्या माना है आपने, a1 माना है। ये डिस्प्लेसमेंट दो बार टाइम के साथ डिफरेंशिएट होगा तो a1 आ जाएगा। ये रिलेशन आप जब तक नहीं निकालते तब तक आप कुछ भी इंफॉर्मेशन का यूज़ नहीं कर पाते। अब आइए बना लेते हैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम। पहले रॉड का बनाते हैं, ठीक है, FBD ऑफ रॉड मास M1। ठीक है, ये रहा आपका रॉड, इंक्लाइन सरफेस पे एंगल थीटा से है, तो वो इंक्लाइन सरफेस क्या कर रहा है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है और इसका मास M1 है। देयरफॉर एक वर्टिकली डाउनवर्ड M1G।
अब इसका कंपोनेंट आपको निकालना होगा, चूँकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड है और ये उस डायरेक्शन में नहीं है। देयरफॉर एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये कितना 90 माइनस थीटा, और इसके अपोजिट में एक लाइन ऐसे लेकर चले जाइए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा थीटा, n कॉस थीटा, और ये कितना हो गया n साइन थीटा, ठीक है। चूँकि वर्टिकल मूवमेंट है इसमें, देख लीजिए, देयरफॉर अगर जिधर मूवमेंट है उसी को पॉजिटिव मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा m1g माइनस n cos थीटा इज इक्वल टू m1 और एक्सेलरेशन कितना a1, इक्वेशन 1। अब इसमें दूसरे किसी की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। आइए वेज का FBD फॉर मास m2, ठीक है, यही है आपका। लीजिए छोटा सा मैं बनाता हूँ। एक नॉर्मल जो ऐसे लग रहा था, किसके कारण, इस दिए हुए रॉड के कारण अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन है। तो ये अगर थीटा है तो कर लीजिए इसमें भी पैरेलल, ये रह गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये फिर से थीटा, तो ये कितना हो गया n cos थीटा। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा डाउनवर्ड्स है, चूँकि ये इधर जा रहा है नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये कितना हो गया n साइन थीटा, ये कितना m2g। अब देखिए तो ये इधर मूव कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, a2 है। देयरफॉर अब आपको ध्यान से देखना है कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट है n साइन थीटा, वो किसके बराबर है ma2 के। n साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है इसका मास m2 और ये कितना a2, ठीक है। साफ साफ मैं लिख दूं उसको, यहाँ पे लिख दूं n साइन थीटा इज इक्वल टू m2 a2। इज दैट ओके? नाउ आप देख लीजिए ज़रा, क्या n को आप लिख सकते हैं m2 a2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ये आपके आगे काम आने वाला है। तो एक रिलेशन इक्वेशन 2। अब देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, तो आपने एक जो कंपोनेंट छोड़ दिया है सरफेस के कारण नॉर्मल रिएक्शन इस पर ऊपर की तरफ लग रहा है, ये मान लेते हैं उसे n डैश। अब वर्टिकली हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो देखिए n डैश ऊपर की तरफ है। जब n डैश ऊपर की तरफ है तो आप ज़रा ध्यान दीजिए कि ये n cos थीटा डाउनवर्ड्स है और m2g भी डाउनवर्ड्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ये आ गया आपका। अब यहाँ से आपको तीसरा इक्वेशन मिल गया, n डैश माइनस n cos थीटा माइनस m2g इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब इस तीनों का आपको ध्यान रखना है और यहीं से आपको रिजल्ट आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इक्वेशन 2 से जो नॉर्मल का रिजल्ट आया है वो यहाँ आप पुट कर दीजिए। मैं इसे वाइप करके यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। m1g माइनस n के बदले में m2 a2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू m1 a1, ठीक है। अब आप देखिए m1g, क्या इसको लिख सकते हैं m2 a2 और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को डिनोमिनेटर में tan थीटा। m1 a1 अभी जस्ट मैंने निकाला था, a1 इज इक्वल टू a2 tan थीटा, पीछे जाकर रिकॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। m1 a1 कितना आ गया a1 के बदले में a2 tan थीटा। चूँकि a2 निकालना है देयरफॉर दोनों को एक साथ कर लेते हैं। m1g इज इक्वल टू a2 इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन ले लीजिए, a2
कितना हो गया ये m1 tan थीटा, और ये उधर गया तो m2 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, tan थीटा को अरेंज कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये a2 m1 tan स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिए हैं, प्लस m2 डिवाइडेड बाई tan थीटा। ठीक है, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू m1g tan थीटा आ गया कहाँ, मल्टीप्लाई होकर इधर, डिवाइडेड बाई ये कितना m2 प्लस m1 tan स्क्वायर थीटा। यही आपका a2 का रिजल्ट है। ठीक है, कितना आ गया a2 का रिजल्ट, दिख रहा है आपको क्लियरली। अब a1 निकालना तो कुछ भी नहीं है, जस्ट ये आपका a1 है। ठीक है, देख लीजिए इस इक्वेशन का कोई यूज़ नहीं किया मैंने, बस वहीं से यूज़ हो गया। इसका मतलब है कि फ्री बॉडी डायग्राम में जितना भी इक्वेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके रिज़ल्ट तक पहुंचाने में सारे इक्वेशन आपको काम में लेने चाहिए। देयरफॉर a2 कितना आ गया, और tan थीटा है ये, तो m1g, और tan थीटा से tan थीटा मल्टीप्लाई हो गया tan स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका a1 आ गया। तो यही a1 और a2 आपका रिजल्ट है। जस्ट आपको रिलेशन को देख लेना है कि दिए हुए क्वेश्चन में क्या डिमांड है और उससे क्या क्या आप रिलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट मोशन का ये मतलब सिर्फ नहीं है कि पुलिस और स्ट्रिंग तक ही वो रेस्ट्रिक्टेड होगा या लिमिटेड होगा। देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज किया गया है। तो आपको रिलेट करना सीखना होगा सिचुएशन को, अदरवाइज न्यूमेरिकल्स या इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने में डिफ़िकल्टी आती रहेगी। सो डरना भी नहीं है, क्वेश्चन को ज़रूर टैकल करना सीखना है। बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि किसी दिए हुए सपोर्ट से, ऐसा सपोर्ट जो कि फ्रिक्शनलेस है, एक स्प्रिंग को, उसके फ्री एंड को, देखिए एक तरफ ये वॉल से फिक्स्ड है स्प्रिंग, और स्प्रिंग कांस्टेंट k है, उसके फ्री एंड को एक स्ट्रिंग से बांधकर ऐसे लाया गया है जहां कोई आदमी, कोई पर्सन ऑफ मास m, ठीक है, उसे दोनों हाथों से पकड़कर खींच सकता है इस स्ट्रिंग के थ्रू। ध्यान रखने की बात यह है कि स्प्रिंग मासलेस भी है और इस सपोर्ट पर उसे किसी तरह का फ्रिक्शन ऑफर नहीं हो रहा है, और चाहे जितना भी इस स्ट्रिंग को खींचा जाए, एंगल विद दिस हॉरिजॉन्टल रिमेन्स थीटा। अब ये है कि ये आदमी स्लोली मूव करते हुए इस स्ट्रिंग को खींचना चाहता है। तो आपको बताना है कि अगर ये स्लोली मूव करते हुए इस स्ट्रिंग को खींचता है तो दिए हुए स्प्रिंग में मैक्सिमम कितना खिंचाव आ जाएगा। मैक्सिमम स्ट्रेच that a spring can have if person is moving slowly। ठीक है, अगर वो आदमी धीरे धीरे चलते हुए उसे खींचता है, इसका मास पर्सन का m है और ये इनकी सरफेस और इनके पाँव के बीच में लग रहा फ्रिक्शन म्यू है। तो मैं यहीं पर फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। ये एक स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये t cos थीटा। और यहाँ पर इस आदमी के कारण, लीजिए मैं अलग से इसके हेड से ही दिखा देता हूँ, एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दूसरा इसके कारण देख लीजिए अगर ये रहा, ये और ये लाइन पैरेलल है तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, देयरफॉर दिस इज t साइन थीटा। क्लियर। और ये कितना
टी कॉस थीटा, ठीक है। और चूंकि ये खींचेगा तो देखिए ऐसे पीछे की तरफ जाएगा तो फोर्स कहाँ लगाएगा, ऐसे अपनी टांगों से लगाएगा सरफेस पे, तो सरफेस इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो फ्रिक्शन इस तरफ लग जाएगा। अब एक चीज़ दिया हुआ है मूविंग स्लोली, सबसे बड़ा यहाँ पर यही मैटर है कि स्लोली अगर मूव करता है, इफ मूविंग स्लोली देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, यानी उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, देन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब आइए x और y का डायरेक्शन चूज कर लीजिए और उसके हिसाब से लिख लीजिए इक्वेशन फॉर पर्सन ऑफ मास m, ठीक है। x के डायरेक्शन में देखिए तो ये t cos थीटा है जो उसके फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है, इक्विलिब्रियम का केस है, स्लोली मूव कर रहा है। और जब स्लोली मूव कर रहा है तो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा ये, और स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। इसका मतलब है कि टी कॉस थीटा कितने के बराबर हो गया, म्यू इंटू एन के बराबर हो गया। देयरफॉर टी इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू एन डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब दूसरा किधर, y के डायरेक्शन में, तो देख लीजिए n प्लस टी साइन थीटा और उसके अपोजिट वेट कितना, mg के बराबर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू mg। इसको ध्यान में रखिए, इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 जो यहाँ से निकाला है। अब किसके लिए लिखना चाहते हैं, फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए देख लीजिए एकदम इजी है, हॉरिजेंटल फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा एंड दैट इज इक्वल टू, अगर ये खिंचाव आता है, मान लीजिए ये खिंचाव x है, ठीक है, तो कितने के बराबर, kx के बराबर। देयरफॉर आप देखिए यहाँ से टी कॉस थीटा कितने के बराबर था, म्यू एन के बराबर, ठीक है, दैट इज इक्वल टू kx। देयरफॉर n इज इक्वल टू kx अपॉन म्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू 3 से और 1 से कहाँ डालना है, 2 में डालना है, इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। n के बदले में कितना डालना है आपको, kx अपॉन म्यू, तो कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू kx अपॉन कॉस थीटा। t के बदले में कितना डालना है, kx अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू mg। अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, कितना हो गया ये, kx अपॉन म्यू प्लस कितना हो जाएगा, kx अपॉन म्यू प्लस kx tan थीटा इज इक्वल टू mg, इज इक्वल टू mg। क्लियर है। नाउ kx कॉमन ले लीजिए, कितना हो गया, 1 अपॉन म्यू प्लस tan थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। नाउ एलसीएम ले लीजिए, kx 1 प्लस म्यू tan थीटा डिवाइडेड बाई म्यू दैट इज इक्वल टू mg, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंज कर लीजिए, kx इज इक्वल टू, ये इधर गया म्यू mg हो गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है। और ये x कितने के बराबर, म्यू mg, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, k इंटू 1 प्लस म्यू tan थीटा, ठीक है। तो कहाँ क्या पुट करना है, इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ये आपका रिज़ल्ट आ गया, यही मैक्सिमम स्ट्रेच यहाँ पर आएगा, कितना, म्यू mg डिवाइडेड बाई k इंटू 1 प्लस म्यू tan थीटा। तो इक्वेशन को भी यूज़ कैसे करना है इस बात का ख्याल रखना है, नहीं तो
क्या होगा, सॉल्व करने का प्रोसेस लेंदी होता जाएगा, और जितना ज़्यादा लेंदी होगा उतना आप अंदर से असहज महसूस करने लगेंगे। बढ़ते हैं, लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन का सिचुएशन कुछ इस तरह है कि एक बिगर ब्लॉक ऑफ मास m जो कि किसी सरफेस पे रखा हुआ है और इसकी लेंथ l है, और इस सरफेस और इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। एक दूसरा ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है m मास का, और इस दोनों के बीच में, इस सरफेस और इसके बीच में लग रहा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका हाफ, ठीक है। और इस सरफेस पे दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कितने से? सेम वेलोसिटी से। मान लीजिए वो वेलोसिटी u है, मूव कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितनी देर बाद, व्हाट इज द टाइम टेकन व्हेन दिस ब्लॉक विल लीव द सरफेस ऑफ बिगर ब्लॉक ऑफ मास m। क्लियर है? तो देखिए दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग होगा तभी तो ये कुछ ज़्यादा एक्सेलरेशन से चलेगा, ये कुछ कम एक्सेलरेशन से चलेगा। मान लेते हैं कि m1 या इस m का जो एक्सेलरेशन है वो a1 है, और कैपिटल M वाले ब्लॉक का, बिगर ब्लॉक का एक्सेलरेशन a2 है। तो दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो देखिए ये एक बार इतना तो चलेगा ही, उसके बाद ही फॉल डाउन करेगा ना ये, लेकिन उस बीच में, उसी सेम टाइम में ये भी कुछ दूर चलकर चला जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है s1 फॉर स्मॉलर m, ठीक है, इज ut प्लस अलग अलग एक्सेलरेशन हाफ a1 t स्क्वायर सेम टाइम के लिए। तो ये बिगर ब्लॉक भी उतना देर में अपना डिस्टेंस कवर कर लेगा। s2 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 t स्क्वायर। देखिए दोनों वेलोसिटी सेम है इनिशियली, ठीक है। अब ये जब यहाँ से चलकर यहाँ जाएगा उतने देर में ये तो आगे भी चला जाएगा ना। इसका मतलब है कि इसके डिस्टेंस कवर करने के साथ साथ इसको L डिस्टेंस भी कवर कर लेना होगा, ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक को। तो उस हिसाब से अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस S1 इज इक्वल टू बिगर ब्लॉक का जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है वो, और प्लस ये L लेंथ तो चलेगा ही ना हर हालत में, तभी तो फॉल करेगा। तो इसीलिए इसको L लेंथ इतना कवर करना पड़ेगा इस ब्लॉक को। देयरफॉर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो देख लीजिए ut प्लस हाफ a1 t स्क्वायर इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a2 t स्क्वायर प्लस l। ut से ut कैंसिल आउट, इसको इस साइड लेकर चले आइए, कॉमन ले लीजिए, a1 माइनस a2 ये वाला, और ये t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू l। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, t स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 12 डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2, ठीक है। देयरफॉर t इज इक्वल टू रूट अंडर 2l डिवाइडेड बाई a1 माइनस a2। अब आपको फाइंड क्या करना है, t तो निकाल लिया आपने, लेकिन फाइंड क्या करना है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, यानी ब्लॉक ऑफ स्मॉलर ब्लॉक का एक्सेलरेशन बिगर ब्लॉक के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। देयरफॉर अब इसके लिए तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए इसको फॉर FBD फॉर M, ठीक है, ये इधर मूव कर रहा है, देख लीजिए। तो मूव करेगा तो एक तो इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन इसके कारण M मान लेते हैं, और दूसरा mg, ठीक है, और ये रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, हम इसको F ही मानते हैं अभी, या F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कितना आ गया उसका फ्री बॉडी डायग्राम, एक ये N, दूसरा mg, ये एक्सेलरेशन a1 इस साइड में, और फ्रिक्शन मूवमेंट के अपोजिट F1, ठीक है। तो ये कितने के बराबर हो गया, n इज इक्वल टू mg के बराबर हो गया। और देखिए और दूसरा कोई नहीं है,
सिर्फ फ्रिक्शन इसके फोर्स को बैलेंस कर रहा है। देयरफॉर F1 निगेटिव है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, देयरफॉर MA1। इज दैट क्लियर? ये निगेटिव साइन लेना जैसे ही भूल जाएंगे वैसे ही सारा जो आपका डील करने का तरीका है वो बदल जाएगा। देयरफॉर F जान रहे हैं कितने के बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, म्यू और एन कितने के बराबर, mg। लेकिन ध्यान देने की बात है, यहाँ म्यू अपॉन 2 है तो आपको म्यू अपॉन 2 ले लेना है, दैट इज इक्वल टू MA1। m से m कैंसिल, देयरफॉर A1 इज इक्वल टू माइनस म्यू जी अपॉन 2। पहला एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, ये ध्यान रखना है। अब दूसरा एक्सेलरेशन, इस रिजल्ट को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेन मकसद अब हमारा A1 माइनस A2 है। अगर ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो T ऐसे ही कैलकुलेट हो जाएगा। आइए देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड केस में, यानी बिगर ब्लॉक के लिए। FBD फॉर M, ठीक है। थोड़ा इसमें ध्यान देने की चीज़ें हैं, जैसे ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, मान लेते हैं वो N1 है, ठीक है। पहले से स्मॉलर ब्लॉक के कारण एक अपोजिट डायरेक्शन में N, इसका अपना मास M इंटू जी, ठीक है। अगर ये ब्लॉक इधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन इस पर इधर लग रहा है, तो इसके अपोजिट भी एक फ्रिक्शन इस पर लगेगा। और ये ब्लॉक चूँकि पूरा इधर मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन F2 इधर लगेगा और ये एक्सेलरेशन A2 से इधर जा रहा है। अब आप फटाफट इसका फ्री बॉडी डायग्राम के हिसाब से इक्वेशन लिख लें। क्या क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अरेंज कर लें इक्विलिब्रियम के हिसाब से। N1 माइनस N प्लस, सॉरी ये भी सेम डायरेक्शन में, माइनस mg इज इक्वल टू 0। देयरफॉर N1 इज इक्वल टू N प्लस mg, ठीक है। अब आइए यहाँ पर F1 माइनस F2 इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू MA। लेकिन आपने F2 तो अभी निकाला ही नहीं है, F2 कितना हो जाएगा, F2 इस सरफेस पे काम कर रहा है ना जहाँ रखा हुआ था वहाँ म्यू, तो कितना हो जाएगा म्यू इंटू और उसका सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है। N1 यहाँ मैंने गलती से N लिख दिया था, लिख लीजिए कितना आ गया, म्यू N1 इज N प्लस mg, ठीक है। अब देखिए तो N कितना निकाला हुआ है आपने, mg के बराबर, देयरफॉर ये कितना हो गया, म्यू mg प्लस कैपिटल mg, g कॉमन आ गया, म्यू g m प्लस m, ठीक है। अब यहाँ पर आप सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू जब पुट करेंगे तो F2 आपका कितना है, म्यू जी m प्लस m इज इक्वल टू MA। अच्छा A मैंने लिख दिया है, इन सबको करेक्ट कर लीजिए, 2 है चूँकि एक्सेलरेशन 2 है यहाँ पे, ठीक है। नाउ F1 आपने कितना निकाला हुआ है, F1 कितना है, म्यू इंटू एन है, तो म्यू इंटू एन कितने के बराबर है, mg के, म्यू mg, ठीक है। अब ज़रा डील कीजिए, डील कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, अच्छा म्यू कितना है आपका, ये 2 है, ये सब भूल गए अगर तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, म्यू mg और इधर माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 म्यू जी m प्लस m, एंड यही 2 उधर चला जाएगा तो 2ma2, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, देखिए ब्रैकेट ओपन करके, म्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम जी, ठीक, माइनस 2 म्यू कैपिटल एम जी। और अगर A2 को यहीं छोड़ देते हैं और इसको यहाँ लेके आ जाते हैं तो 2m इज इक्वल टू हाउ मच, A2। सब्ट्रैक्ट कीजिए म्यू एम जी और ये कितना आ जाएगा A2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा माइनस म्यू एम जी, स्मॉलर m है, और वो आ जाएगा माइनस 2 म्यू कैपिटल M जी डिवाइडेड बाई 2m। देखिए A2 भी निकल गया, A1 आपके पास ऑलरेडी है, तो अगर A1 माइनस A2 निकाल लें तो T निकल जाएगा। अब मैं यहाँ पर वाइप कर रहा हूँ इन सबको, A1 माइनस A2 यही निकालना है। कितना है आपके पास, A1 माइनस म्यू जी अपॉन 2, और A2 कितना कैलकुलेट किया अभी आपने, माइनस और ये वाला पूरा माइनस म्यू एम जी माइनस 2 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2m। ओके, अब एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, 2m आ गया एलसीएम, यहाँ m से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉमन ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ 2m ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, म्यू एम जी प्लस 2 म्यू कैपिटल M जी। ओके, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना हो गया, म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 2m। क्लियर है। अब म्यू जी दोनों में कॉमन है, ले लीजिए म्यू जी कॉमन, म्यू जी m प्लस m डिवाइडेड बाई 2m। आ गया आपके पास इतना, जब आ गया तो अब यहाँ पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, ठीक है, लीजिए मैं पुट कर दे रहा हूँ, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2l, और A1 माइनस A2 कितना हो जाएगा, म्यू जी m प्लस m डिवाइडेड बाई 2m, ठीक है, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, कितना हो गया, 4m l डिवाइडेड बाई म्यू जी m प्लस m, ठीक है, यही आपका रिजल्ट है। तो क्वेश्चन हो या न्यूमेरिकल्स हो, लिमिटलेस है, ओशन की तरह है, आप उसमें जितनी डुबकी लगाएंगे, जितना स्विम करेंगे, उतने आपको नए नए एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारियाँ मिलती चली जाती हैं, और किसी भी वीडियो लेक्चर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।